नमस्कार। खास मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ कोई राजनीतिक नहीं बल्कि एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ कालवन में श्री ज्ञानेंद्रा पब्लिक स्कूल के एमडी बलिंदर जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो पूरी टीम की ओर से इनका हम स्वागत करते हैं। तो बलिंदर जी, सवालों का सिलसिला जारी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो स्कूल है आपका एक इंटरनेशनल स्तर का स्कूल है, जो सेवाएं हमने देखी, लेकिन इंटरनेशनल शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। और आपने सीबीएसई जो पैटर्न है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ये होता था, तो कैसे आपके मन में आया कि सीबीएसई पैटर्न और ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लेकर आई जाए? सबसे पहले तो मैं खास मुलाकात की टीम का आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अच्छे मुद्दे पे मुझ जैसे एक गांव के स्कूल संचालक को मुलाकात करने के लिए अपना कीमती समय दिया, लोगों को जानने के लिए आपको समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल शब्द वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर एक या एक से अधिक 2, 3, 4 देशों से बच्चे पढ़ने को आते हैं। लेकिन आजकल एक होड़ है कि इंटरनेशनल शब्द लिखने से स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अप हो जाता है जी। तो उस कारण से सभी स्कूलों में आपको देखा होगा कि कुछ तो आपको ऐसी जगह पे भी इंटरनेशनल शब्द लिखा मिल जाएगा कि एक घर में स्कूल चल रहा है उसको भी इंटरनेशनल कह सकते हैं आप। लेकिन हमने अपने स्कूल के नाम के अंदर पब्लिक शब्द को यूज किया। पब्लिक जन, जैसे हम गवर्नमेंट सबके पास पहुंचती है, वैसे ही पब्लिक स्कूल का काम होता है सभी तक पहुंचना, जिसमें आम आदमी के बच्चे पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। एक किसान परिवार से, एक मजदूर परिवार से बच्चे पढ़ सकें। उसी मोटिव को लेके हमने स्कूल को शुरू किया। उसके बाद बात आती है सीबीएसई पैटर्न की। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये पैटर्न शब्द ही गलत है सर। मेन शब्द होता है वो होता है एफिलेटेड। सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई करिकुलम, सीबीएसई सिलेबस, ये शब्द अपने स्कूल को छुपाने के लिए लिखे जाते हैं। जो स्कूल जिस भी पाठ्यक्रम से संबंधित होता है, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, जहाँ से भी वो होता है, तो जिन स्कूलों के पास मान्यता होती है वो एफिलेटेड शब्द का यूज करते हैं। बाकी लोग पैटर्न, सिलेबस, करिकुलम ऐसे शब्द यूज करते हैं सर। सर, मेरा आपसे सवाल है, जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपके स्कूल द्वारा उन बच्चों को क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है? हमारे स्कूल के अंदर सुविधाएं के तौर पे सबसे पहले तो अगर हम देखे जाएं, किसी स्कूल की सबसे अच्छी सुविधा जो होती है वो होती है अध्यापक। अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स संस्कार दे सकें बच्चों को, उनको प्यार से पढ़ा सकें, उनकी प्रॉब्लम को समझ सकें और उनको हमारी भाषा में भी समझा सकें। जैसे सीबीएसई के अंदर हमारा स्कूल टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम को उनको हिंदी में बताया भी ना जाए। तो ऐसे टीचर्स सबसे पहले हम प्रोवाइड करवाते हैं जो बच्चों को उन्हीं की भाषा में अच्छे से सिलेबस को करवा सके। उसके बाद आधुनिक सुविधाओं की तरफ ध्यान करें तो हमारा स्कूल फुल्ली एसी है जी। स्मार्ट क्लासेज हैं जी। व्हीकल जीपीएस के साथ हैं, पेरेंट्स उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सभी में सीसीटीवी कैमरे हैं। ड्रिंकिंग वाटर ये वो ऐसे वैसे हम सभी सुविधाएं मतलब उपलब्ध हैं जितनी एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। और सबसे अच्छी जो हमारे पास अभी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्कूल को 120 सीटें मिली हैं, जिसमें कि बच्चे यहाँ पे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। खेल नर्सरी है स्कूल में। फैसिलिटीज प्ले ग्राउंड के लिए क्या सुविधा है? प्ले ग्राउंड के लिए हमारे पास बॉक्सिंग की स्पोर्ट्स नर्सरी है सर जी। खो खो के लिए, एथलेटिक के लिए हमारे पास है, वॉलीबॉल के लिए है। जो प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए होना चाहिए वो सभी प्ले ग्राउंड यहाँ पे हैं। और वातावरण बिल्कुल शांत वातावरण है, आप महसूस ही कर रहे होंगे। बलिंदर जी, अभी मैं आपका पैम्पलेट ही देख रही थी तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पर मेरी नज़र गई। यहाँ पे लिखा है एफिलिएटेड टू सीबीएसई, एज यू कैन सी। ये
आपके पास नॉर्म्स कंप्लीट हैं भी या नहीं, या फिर जस्ट टू अट्रैक्ट द पेरेंट्स की भाई पेरेंट्स को लुभाने के लिए आपने इस शब्द का, इस भारी शब्द का इस्तेमाल कर लिया हो? तो इस भारी शब्द के बारे में तो मोनिका जी मैं आपके दर्शकों को पहले ही बता चुका हूँ कि एफिलेटेड शब्द वही स्कूल यूज करते हैं जिनके पास ऑलरेडी एफिलेशन होती है, नहीं तो यहाँ पे पैटर्न, सिलेबस, कुरिकुलम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आज देखिए डिजिटल इंडिया का ज़माना है जी, आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है जी। आप CBSE की साइट पे जाएं, वहाँ पे एफिलेटेड स्कूल की लिस्ट निकाल लें, आपके पूरे क्षेत्र की आप एफिलेटेड लिस्ट देख सकते हैं, कौन वहाँ पे प्रिंसिपल है, कहाँ तक एफिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं जी। हरियाणा बोर्ड को ऐसे ही ट्रैक कर सकते हैं, ICSE बोर्ड को आप ऐसे ही ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल में सिर्फ सर्च ही तो करना है आपने जी, बिल्कुल ठीक। तो बलिंदर जी, मान्यता प्राप्त स्कूल में ही बच्चों को भेजना क्यों जरूरी है? सर आज जो पिछले 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है और आज इस गवर्नमेंट ने इतना इम्प्रूव किया है, आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। हर बारीक छोटी से छोटी चीज़ें अभी गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है। अभी पीछे सिर्फ यूडाइज फॉर्म होता था एक स्कूलों में, वो एज ए फॉर्मेलिटी यूज होता था, लेकिन पिछले 1 साल से यूडाइज प्लस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आप किसी भी स्कूल का हर एक बच्चे का ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ, अब वेट क्या था, मार्क्स क्या आए हैं, सब कुछ वो सारे रिकॉर्ड रहते हैं। और रिकॉर्ड ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है, इसके अंदर आपको बिजनेस करने के लिए, इसको के अंदर आपको काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ऐसा डाटाबेस तैयार कर पा रही है, करेगी अभी, कि उसके बिना बच्चे को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर बच्चे का रिकॉर्ड ही नहीं होगा, आज 6th क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड नहीं मांगेंगे, लेकिन आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद जब उसको रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी, जब वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, तो वो रिकॉर्ड कौन अवेलेबल करवाएगा? अगर स्कूल के पास मान्यता ही नहीं होगी, स्कूल के का रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा, तो बच्चे का ऑथेंटिकेट कहाँ से होगा? अभी आपको पता है लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चे +2 के बाद, हमारे एरिया में तो ये खासकर चला हुआ है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई USA जा रहा है स्टडी के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। जब एम्बेसी की तरफ से वेरिफिकेशन आएगी उस बच्चे की, कोई भी रिकॉर्ड उन्होंने मांग लिया, तो वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? और यही कारण है कि हमारे विद्यालय के हर साल 5-7 बच्चे बाहर जा रहे हैं +2 करने के बाद। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका है, कक्षा +1 की बात करें, कक्षा +2 की बात करें, क्योंकि विभिन्न शाखाएं होती हैं, आर्ट्स की, कॉमर्स की, मेडिकल, लैब की बात कर लेते हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड की बात हो, CBSE बोर्ड की बात हो, पंजाब बोर्ड की बात हो या ICSE बोर्ड की बात हो। तो क्या जब आपको मान्यता दी जाती है उसके अंदर ये ज़रूरी होता है कि लैब जो है ये सभी होनी चाहिए, ताकि बच्चे इनसे भी प्रैक्टिकली जो है सीख पाएँ? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है लैब होती नहीं है और कक्षाएँ जो है +2 तक होती है, क्या कहेंगे आप? एफिलेशन का जो प्रोसेस होता है सर, वो पूरा का पूरा नॉर्म पे ही आधारित होता है, चाहे वो CBSE है, ICSE बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, वो सभी अपने बायलॉज, एफिलेशन बायलॉज बनाते हैं और वो बायलॉज पढ़ने के बाद ही आपको अपना इंफ्रा खड़ा करना होता है और वो सारी चीज़ें कंप्लीट ज़रूरी होनी होती हैं। जैसे अभी आपने साइंस स्ट्रीम के लिए बोला, साइंस स्ट्रीम के लिए आपकी फिजिक्स लैब होनी चाहिए, केमिस्ट्री लैब होनी चाहिए, बायोलॉजी लैब होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, मैथ लैब होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवानी होगी। और CBSE में तो ऐसा है कि हर एक स्कूल की जब एफिलेशन मिलती है वो एक वीडियो बनती है और वो वीडियो हमेशा YouTube पे रहती है। आप हमारे स्कूल की हो चाहे किसी की भी हो, जब एफिलेशन प्रोसेस होता है तो वो देख सकते हैं उसमें वो सारी की सारी चीज़ें। और आजकल तो मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ कि लेटेस्ट CBSE ने तो AI को यूज करना शुरू कर दिया है। अगर थोड़ी सी भी कमी होती है तो वो AI सिस्टम ऐसा आ गया कि लाइब्रेरी में वो बुक्स गिन के बता देते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में बुक्स कितनी हैं। तो बिना ये सारे प्रोसेस के कोई भी स्कूल एफिलेटेड नहीं हो सकता। कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, माँ बाप देख सकते हैं। सबसे पहले सभी बोर्ड में लगभग 2 एकड़ की ज़मीन होना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए नेसेसरी होता है। वो एक पेरेंट्स कोई भी सीधा साधा आज ग्रामीण अंचल का पेरेंट्स
भी किसी स्कूल में एंट्री करते ही बता सकता है कि क्या स्कूल के पास 2 एकड़ की मिनिमम ज़मीन है सीनियर सेकेंडरी बनने के लिए। कोई भी देख के बता सकता है। क्या रूम अच्छे खुले हवादार कमरे हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाउंड्री वॉल प्रॉपर है। मैं जो आपका बच्चा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सड़क पे घूम रहा है। ये सारी तो चीज़ें बलिंदर जी, अगले सवाल की अगर हम बात करें तो आजकल होड़ है, कोई कहता है मेरे बच्चे पर स्कूल में एसी होना चाहिए, कोई कहता है मेरे बस में एसी होना चाहिए, मेरे बच्चे पर ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। लेकिन आज अब जो है एडमिशन का टाइम है, सभी अभिभावक अपने अपने जहाँ जहाँ एडमिशन के स्कूलों में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को देखनी होगी सबसे पहले स्कूल के बारे में? देखिए, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ पे 2 ही चीज़ों की आज लड़ाई चल रही है किसान परिवार में। एक फसल की लड़ाई है जिसको आपने देखा ही है, दूसरी हमारी नस्ल की लड़ाई है। आज कहीं ना कहीं हमारा भविष्य किसी और ट्रैक पे जा रहा है और जिसके कारण आज बाहर के चक्काचौंध के कारण हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, ये एक ऐसी संस्कृति है, इसको भी हमें जिंदा रखना होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारी खाप के अंदर, बनियान खाप के अंदर मतलब कि प्रधान जी बने, उनसे भी मैंने कहा कि दादाजी आप कभी मतलब विद्यालय आए ताकि हम अपने बच्चों को बता तो सकें कि ये होता क्या है, पंचायत होती क्या है। आज हम छोटी सी बात पे पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पहले कभी ये मान के चलो कि इतने बड़े बड़े मुद्दे पे भी नहीं होती थी। तो हमारी जो संस्कृति है, ऐसा नहीं है कि हरियाणवी बोलने से कोई बच्चा का स्टैंडर्ड गिर जाता है। आप भी तो मतलब उसी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। आज जो अच्छे इंग्लिश चैनल है, क्या टोहाना की न्यूज़ को कवर कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। कौन कर रहा है? आप जैसे लोग। आप ही ग्रामीण मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर हम अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ हम ही खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों के लिए 80%, 90%, 95% नंबर ज़रूरी नहीं है, संस्कार ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा संस्कारी है, उसके नंबर कम भी हैं, वो आए गए की इज्जत करना जानता है और वो अच्छे से अपने से बड़ों से बोलना जानता है और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो वही हमारी अच्छी शिक्षा है। और आज के समय में हमें ओरिजिनल शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। एक BA पास का बच्चा फार्म नहीं भर पाता बैंक में, पैसे डिपॉजिट करने में उसको दिक्कत आती है। आज हमारे किसानों को क्या होता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक वो है। हमारी कोशिश है इस साल से कि हम कम से कम 1 लेक्चर ना उनको प्रैक्टिकल नॉलेज का लगाएं, उनको बताने की कोशिश करें कि हमें किस एजुकेशन की दुनिया के अंदर ज़रूरत पड़ेगी जीने के लिए। बिल्कुल। उनको बच्चों को विजिट करवाया जाए, सेक्रेटरीट का विजिट करवाया जाए, उनको ऑनलाइन काम करना सिखाया जाए, उनको बताया जा सके कि ऑनलाइन सुविधाएं जो दे रही हैं वो अपने माता पिता का मोबाइल से आप उन चीज़ों को कैसे पहुंचा सकते हैं। जी, हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो? हम आपके इस प्लेटफार्म की वजह से, इस प्रोग्राम के माध्यम से माता पिता को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले किसी के कहने से आप एडमिशन मत करवाएं या कोई लोक लुभावन वादे देख के ना करवाएं। सबसे पहले अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको श्री ज्ञानेंद्र पब्लिक स्कूल में ही एडमिशन करवाना है। आप जहाँ पे भी एडमिशन करवाएं वो उस संस्था के पास एफिलिएशन नॉर्म कंप्लीट होने चाहिए। हरियाणा बोर्ड से हो, पंजाब बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICSE से हो। आप एक जिसके अंदर आपके बच्चे का प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके, जहाँ पे अच्छे अध्यापक हों और जहाँ पे आपके बच्चों को संस्कारों की भी शिक्षा दी जाए, आपकी संस्कृति को बचाया जा सके, उस विद्यालय के अंदर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। जी, सिलेबस पे चलते हैं। अक्सर स्कूल्स के अंदर ये इशू रहता है, पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है कि उनके बच्चे का लेवल ये है लेकिन जो सिलेबस है उसका लेवल ये है, तो बच्चों को ये मैच करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी लगानी पड़ती हैं। तो आपके स्कूल का सिलेबस कैसे रहता है हमेशा, और किस तरीके से क्या बच्चे उस लेवल को क्रॉस कर पाते हैं? जी, अगर मैं आपको बात करूं
ये सिलेबस की समस्या हमारे साथ हो चुकी है। लास्ट ईयर हमने बाहर से एक कुरिकुलम के साथ टाई अप किया और हमने वो सिलेबस लगाया। सिलेबस ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे या हमारे बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाए और उसकी वजह से मतलब हमारे टीचर्स ने भी, बच्चे ने भी बहुत मुश्किल का सामना किया। उसके बाद हमने जो हमारा सिलेबस पहले था और जो अब है, हम क्या कोशिश करते हैं कि मान के चलो कि बच्चे का लेवल यहाँ पे है, हम यहाँ पे रखते हैं सिलेबस को, वहाँ पे नहीं रखते कि बच्चे को समझाया जा सके। हमारे टीचर्स को तो मैं हमेशा बताता हूँ कि कहता हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा कोई प्रैक्टिकली करके सीखता है तो वो ज़्यादा याद रहता है उसको। विजुअल के माध्यम से हमारे सारे स्मार्ट क्लासेज हैं, विजुअल के माध्यम से ज़्यादा मतलब बच्चा सीखता है। तो बच्चे को लेवल क्या है, बच्चे का ज्ञान है, उसको मतलब सिखाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। इस क्लास में नहीं सीख पाएगा, अगले में सीख पाएगा, लेकिन अगर आप उसको इतना ज़्यादा वो कर देंगे कि वो शिक्षा से ही दूर हो जाए तो ज़्यादा मुश्किल आते हैं। बलविंदर जी, आजकल का जो समय है वो आधुनिक समय है, आप देख रहे हैं, तो आजकल आप देखने में आता है कि बच्चों में संस्कारों की कमी है। तो आपके स्कूल में बच्चों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ पे नैतिक मूल्यों के बारे में जैसे हमारी सुबह प्रेयर होती है, प्रेयर में बच्चों को बताया जाता है, टीचर के द्वारा समझाया जाता है कि माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, दादा दादी का कैसे आदर करना चाहिए। और हमारा स्कूल तो मतलब इस चीज़ के अंदर बोलते भी हैं। हमारा स्कूल हमेशा मदर डे को सेलिब्रेट करता है, चाहे उस दिन छुट्टी भी है उस दिन को भी, और माताएं आती हैं अपने बच्चों के साथ पूरा एंजॉय करती हैं। माता का आदर के बारे में कहा जाता है। और हमारे को तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं जी आप मदर डे मनाते हो, फादर डे भी होना चाहिए क्योंकि देखो एक फादर ही एक ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए सर्वाइव करता है और वो भी मान सम्मान रखता है। तो मैं तो अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि बेटा बाकी चीज़ें बाद में हैं, कम से कम जब आपके माता पिताजी बाहर से आते हैं, काम करके आते हैं, एटलीस्ट उनको एक पानी का गिलास पिला दो। और जो वो पानी का गिलास पीने के बाद एक पिता को जो संतुष्टि मिलती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। हाँ जी, तो यही हम चाहते हैं भी आप जो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप उन माता पिता की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। सर, आपने 6 साल पहले श्री ज्ञानेंद्रा पब्लिक स्कूल रूपी पौधा आपने लगाया, वो फल देना जो है शुरू है, क्योंकि पौधा जब लगाते हैं उसे पानी देना पड़ता है। आपने कड़ी मेहनत की, 6वां स्थापना दिवस अब आप मनाने वाले हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट आपने रखा है। क्या उद्देश्य है इस टेस्ट का, क्यों आप ये टेस्ट रखते हैं और कौन कौन से बच्चे इस टेस्ट में जो है भाग ले पाएंगे? स्कॉलरशिप टेस्ट रखने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि देखो शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है। मैं एक पेरेंट्स के तौर पे भी मैंने अपने बच्चों के लिए मैं स्कूल में गया हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। एक किसान परिवार के लिए, एक मज़दूर परिवार के लिए CBSE स्कूल की बात को सोचना बहुत बड़ी बात है जी। जब उसकी फ़ीस के बारे में सोचता है, सबका मन करता है अच्छे स्कूल में बच्चों को बढ़ाने का। ऐसा कोई माता पिता नहीं है वो कि उसका मन ना करे जी। और जहाँ तक जो उसकी आमदनी होता है उससे एक्स्ट्रा अपने बच्चे को देने की माता पिता कोशिश करते हैं। लेकिन कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, क्या उस बच्चे का शिक्षा पे हक नहीं है? क्या उसको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? इसी सोच को देखते हुए हमने स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया कि अगर कोई बच्चा अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और उसको ये लग रहा है कि मेरी आर्थिक हालात ऐसी है कि मैं उस चीज़ को नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए हमने स्कॉलरशिप टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। और ताकि मतलब कि हमारा जो जगह जगह पे टैलेंट छुपा हुआ है वो बाहर आ सके और बच्चे अपनी मंजिल को पा सकें। धन्यवाद सर। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम पर लगाते हैं विराम। मेरी और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को राम राम। आप सभी को राम राम।